नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तस्नीम खान और आप देख रहे हैं आधी दुनिया पूरी बात। आधी आबादी की पूरी बात लेकर हम आपके पास एक बार फिर से हाजिर हैं। इस बार हम बात कर रहे हैं जेंडर सेंसिटिविटी की, महिला सुरक्षा की, कि महिलाओं के लिए हम आज तक हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम ऐसा समाज तैयार नहीं कर पाए कि वो सुरक्षित रह सके। हम हाल ही में एक मामला देखते हैं जहां पर महिला जज के एडिट कर अश्लील फोटो बनाए गए और उसका फिर मामला दर्ज करवाना पड़ा एक जज को। तो एक बड़े पद पर जाने के बावजूद भी, चूंकि हम मानते रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण तभी आएगा जब महिलाएं घर से बाहर निकलेंगी और वो आर्थिक तौर पर सशक्त रहेंगी। ये वैश्विक तौर पर हमेशा माना जाता रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए ज़रूरी माना जाता रहा है कि वो आर्थिक तौर पर सशक्त हों। तो आर्थिक तौर पर महिलाएं सशक्त है, वो आगे जा रही हैं, उनके पास बड़े पद हैं, उसके बावजूद भी असुरक्षा की भावना उनके मन से नहीं जा पाती, इस समाज से नहीं जा पाती। तो क्या कुछ वजह रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे हमारे इस कार्यक्रम में। और इसके लिए हमारे साथ जेंडर सेंसिटिविटी पर, महिला सुरक्षा पर बात करेंगे हमारे पुरुष साथी। तो आज पूरा पैनल जो है वो उसके साथ हम आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ आरपीएस अनिल गोठवाल सर हैं, इसके साथ ही जेंडर एक्सपर्ट महेश हमारे साथ में हैं, और वही महिला सुरक्षा पर क्या कुछ कानून हैं, उन कानूनों पर काम कर रहे एडवोकेट प्रहलाद शर्मा जी हमारे साथ हैं, जो कि पूर्व सचिव भी रहे हैं हाईकोर्ट, पूर्व जनरल सेक्रेटरी रहे हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के। तो महिला सुरक्षा को लेकर क्या कुछ हम कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक अभी जाना है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। अनिल सर, आपने एक अपनी ड्यूटी के दौरान या अपनी जॉब के दौरान एक लंबा समय दिया है, आपने एक लंबा समय देखा है जेंडर सेंसिटिविटी को लेकर, महिला सुरक्षा को लेकर, तो पहले और अब में क्या फ़र्क पाते हैं? देखिए, जहाँ तक जेंडर सेंसिटिविटी को देख के, तो हम आज़ादी की अगर तुलना करें तो आज़ादी के बाद में हिंदू लॉ में अमेंडमेंट हुए, हिंदू लॉ में काफ़ी चेंज हुआ, संपत्ति का अधिकार दिया गया महिलाओं को गोद में लेने का अधिकार दिया गया, बच्चे को अगर जो बांझ हुआ करती थी। उसके बाद में एक बड़ा चेंज आया, महिला परिवार के अंदर अगर पिटती रहती थी तो उसको 323 आईपीसी के अलावा हमारे पास पुलिस में कोई लॉ नहीं था, कोई कानून नहीं था। फिर आया एक 498 ए, जिसके अंदर फिजिकली और मेंटली टॉर्चर करने का एक सबसे बड़ा कानून हथियार शुरू हुआ, तो हमारे नौकरी के बाद हुआ। तो हमने ये देखा कि उससे एकदम काफ़ी चेंजेज आया। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद में महिलाएं अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए हमारे पास थानों पर, पुलिस पर उनके परिजन लेके आने लगे और केसेस दर्ज हुए। और उसके बाद में एक ऐसा समाज के अंदर चेंज आने की हमने देखा है, जैसा आपने बताया, ये देखा। उसके बाद तो आप देखिए कि महिलाओं के संबंधित पुलिस ने अपने अभिनव प्रयोग किए, कानून में बहुत चेंजेज आए। मैं ये देखता हूँ कि महिला डेस्क हर थाने के ऊपर खोली गई, महिला की बात सुनने के लिए महिला कांस्टेबल की भर्ती की गई। यहाँ तक कि पुलिस में तो 33% आरक्षण की बात है कि अभी तक 33% महिला कांस्टेबलरी या महिला उसमें होनी चाहिए, यहाँ तक बात है। महिलाओं के अत्याचार से संबंधित अलग लीगल सेल खोले गए, महिला सुरक्षा केंद्र खोले गए। हमारे पुलिस के द्वारा CLG जो कम्युनिटी लाइजेंस ग्रुप है, उसके अंदर महिलाओं को लेके किया गया, ट्रैफिक के अंदर किया गया। मैं आपको ये बताऊं कि महिला सलाह सुरक्षा केंद्र NGOs के साथ मिलकर खोले गए। अब तो आप देखिए कि आंगनवाड़ी, आप देखिए कि नीली वर्दी के अंदर महिला सुरक्षा के लिए हर चौराहे के ऊपर पूरे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, इवन यहाँ पर निर्भया स्क्वाड तैयार किया गया। कौन सी ऐसी सोशल मीडिया ग्रुप नहीं है जिसके अंदर पुलिस ने अभिनव प्रयोग करके उनको नहीं जोड़ा गया, जाए वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, ये सारे जोड़े गए। इवन खुद ईमेल आईडी पुलिस ने गवर्न की। मैं ये मान के चलता हूँ कि इतना एकदम ट्रिमेंडस चेंज पुलिस में आया है, और महिलाओं को सशक्त, उनको बराबर का एक गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जो पुलिस ने प्रयोग किए हैं, मैं ये मान के चलता हूँ कि तब से लेके अब तक इतना एक उनको वो दिया है। लेकिन
आज भी हमें महिलाओं को गरिमा और उन्हें सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता महसूस होती है, और इसीलिए हम चर्चा करते हैं कि हमें इस 21वीं सदी के अंदर भी हमें भारत के अंदर या इंडिया के अंदर हमें इस तरह की सुरक्षा देने की बात आज हम डिबेट कर रहे हैं। जी महेश, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी कि बचपन की मुझे एक बात याद आती है कि हमारा देश जो है सोने की चिड़िया हुआ करता था और यहाँ पर किसी घर में ताला नहीं हुआ करता था, यानी कि चोरी या चोर का डर नहीं था। तो हम यहाँ पर महिला सुरक्षा केंद्र की बात करते हैं, कई जगह अपराजिता सेंटर्स हैं जो उनको रेस्क्यू करते हैं, तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही क्यों हो? तो ऐसा समाज हम क्यों नहीं तैयार कर पाए, या फिर जेंडर सेंसिटाइजेशन में कहाँ कुछ कमी रह गई कि हम जो संवेदनशील नहीं हैं महिलाओं के प्रति? ये जो सवाल है ये अपने में एक बड़ी चुनौती हमारे जो दर्शक हैं उन्हें भी देता है और अपने आप को भी देता है, क्योंकि अभी तमाम तरह के कानून, तमाम तरह की अभी जो पॉलिसी जितनी बन रही हैं वो बेशक हम कह सकते हैं कि अब हमारे पास इतने सशक्त कानून आए हैं और उनका इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट के लेवल पर हो रहा है, एनजीओ जिसमें जुड़ रहे हैं। हमने हमारे करिकुलम में भी कुछ बदलाव लाए हैं कि कैसे हमारे मन मस्तिष्क तैयार हों जिससे जेंडर सेंसिटिविटी और ये मसला एक इक्विटी तक पहुँचे। लेकिन यहाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी जितनी चीज़ें हो रही है उसका बड़ा हिस्सा पॉलिटिकल लेवल पे हो, किसी और बड़ी रैंक के लोगों के लेवल पे हो, ऑर्गेनाइजेशंस के लेवल पे हो, ये परिभाषाओं तक बहुत उम्दा तरीके से जा रहा है, लेकिन इसे अप्लाई कैसे करना है, बिहेवियर में कैसे लाना है, उस पर अभी भी बहुत चुनौती है। और इसमें हर इंडिविजुअल को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे तब जब हम देखते हैं कि अभी जो भी घटना होती है, अभी हाल ही में आपने जिस घटना का जिक्र किया है, ऐसा क्या फियर है कि एक महिला, एक लड़की के साथ इस तरह की घटना होती है और वो लंबे समय तक अपने घर वालों के साथ शेयर नहीं करती। वो चाहे एक जज का अभी मामला है या किसी भी एक स्टूडेंट का मामला है, घरेलू महिला का मामला है जिसके साथ बाहर कोई इस तरह की हिंसा होती है या गैर बराबरी का बिहेवियर होता है, तो ये हमें बार बार सोचने पे मजबूर करता है। घर सबसे महफूज, सुरक्षित और अपने लोगों की एक जगह है, लेकिन हम वहाँ सबसे बाद में, अंत में क्यों बताते हैं, या घर में बता दिया तो उसके बाद क्यों नहीं हम कानून की मदद तुरंत लेते या मीडिया को क्यों नहीं दिखाते, ये हमें थोड़ा देखना समझना होगा। क्योंकि यहीं से ये एक शुरुआत है कि हमने जो रोल्स सेट किए हुए हैं, हमने जो एक्सपेक्टेशंस सेट की हुई है समाज में स्त्रियों से और लड़कियों से ख़ास तौर पे कि उन्हें कैसे होना है, उनके साथ क्या बिहेवियर हो जाए, तो कौन से बिहेवियर का उन्हें सड़क पे विरोध नहीं करना है, खुलकर नहीं बताना है, घर में बताना है। और घर में भी ये एक चुनौती है, घर में भी किसको बताएं। आप देखिए, हम अपने आसपास के उदाहरणों में जब ये देखते सुनते हैं कि नहीं, अपने पिताजी को नहीं बताना है, अपने भाई को बिल्कुल नहीं बताना है, आपको माँ को बताओ, आंटी को बताओ, भाभी को बताओ। क्यों भाई, ये घर क्या इतने हमारे पेरेंट्स, वही बात में अभी इसको इस तरह, माय फादर इज बेस्ट फादर ऑफ द वर्ल्ड, जब ये एक बच्चा कहता है तो वो किन आधार पे बेस्ट फादर कह रहा है? तो क्या उस फादर के पास अपने किसी भी बच्चे के लिए बिना किसी गैर बराबरी, लड़का लड़की के लिए सोचे बगैर क्या इतना स्पेस है कि एक लड़की उसके साथ कुछ भी उसके अवांछित अगर व्यवहार हुआ है तो बाहर आके अपने पिताजी से सबसे पहले आराम से कहे? लेकिन ये नहीं होता, क्योंकि समाज ने जो नॉर्म्स डिसाइड किए हैं उसमें तय किया है कि एक लड़की को कैसा होना चाहिए, तो पिताजी और भाई और पूरी पितृसत्ता, जिसमें अंत में औरतें भी शामिल हैं क्योंकि उनकी भी प्रैक्टिस है, वो चाहती हैं कि नहीं, आपको कुछ चीज़ें अंदर ही रखनी है, आपको सहन करना है, लेकिन ये बताएंगी तो आपको ही बहुत सारी बैरियर्स हो जाएंगे। मैं एक आंकड़ा अगर आपके सामने इस बात का रखूं कि अभी हाल ही में जयपुर और जयपुर के पास अजमेर का एक आंकड़ा है जहां की एवरेज एक स्टडी जिसमें है कि ओनली 19% लड़कियां ही 10 साल स्कूल में गुजारती हैं, ओनली 19%।
तो जयपुर भी उससे ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप देखिए कि क्या हम, वो वजह क्या है उस सब में, ये सब वजह है कि आपको अपने सोशल प्रोटेक्शन को लेकर आपने घरों में तैयारी नहीं की है, हमने अपने बच्चों को उस तरह से तैयार नहीं किया है। और जब हम कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बराबरी का मौका दे रहे हैं, खासतौर पे लड़का और लड़की को, यहाँ हमें इस बराबरी शब्द को वापस से देखना है। ये मसला अब समानता का नहीं है, अब हमें समता की ओर जाने का मसला है। आप कहते हैं मैंने लड़की को भी स्कूल जाने दिया, लड़के को भी स्कूल जाने दिया, इससे नहीं होगा। इसमें मसला होगा कि लड़की के साथ जो चैलेंजेस हैं, जो उसके स्ट्रगल है, क्या मैंने उन पर उसको कुछ स्पेशल प्रिविलेज दी? अगर हम इस तरह से एक बार सोचना शुरू करेंगे और अपने बिहेवियर में लाएंगे तो ये सारे मुद्दे हल होने की दिशा में बढ़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। प्रहलाद शर्मा जी, सर आप आए दिन ऐसे मामलों से, हर दिन बल्कि ऐसे मामले देखते हैं जिनमें महिलाओं की असुरक्षा भी है और इसके साथ ही घरेलू महिलाओं के साथ हिंसा भी है। वहीं हम एक बार फिर हमारे मुद्दे पर आते हैं कि महिला जज के साथ में इस तरह का उनके प्रति अपराध करने में भी लोग या युवा डर नहीं रहे हैं कि कितने बड़े पद पर है, तो पदों का क्या प्रोटोकॉल है और कानून के तहत उनको किस तरह से सुरक्षा दी जा सकती है? कानून में तो बहुत सारी सुरक्षाएं महिलाओं को दी गई है और जजेज की जहाँ तक अभी आपने हमारे महिला जज के बारे में चर्चा करी है, उन महिला जज के हर न्यायालय में एक पुलिस कांस्टेबल तैनात रहता है। उस पुलिस कांस्टेबल की गलती की वजह से ऐसा हुआ, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपरली परफॉर्म करता तो वो व्यक्ति किसी भी तरह से वो पार्सल या जो भी एक्टिविटीज़ उसने की है वो नहीं कर पाता जी। और जजेज को तो प्रोटेक्शन एक्ट अलग से मिला हुआ है। अभी हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, वकील पिछले 20 तारीख से हम प्रोटेक्शन एक्ट के लिए हमारे अदालतों के कार्य से विरत हो रखे हैं। तो प्रोटेक्शन एक्ट जजेज का तो बहुत पहले ही बना हुआ है और उसमें महिला जज हो चाहे पुरुष जज हो, उनका प्रोटेक्शन दिया हुआ, क्योंकि वो ऐसे लोगों के फैसले करते हैं जो मुलजिम भी होते हैं, आपराधिक घोर हिंसावादी लोग भी होते हैं, तो उनको तो सुरक्षाएं ऑलरेडी दी हुई है। अब ये मेरा कहना अनुचित होगा कि पुलिस की जो ड्यूटीज़ है, पुलिस प्रॉपरली अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं करती, इस वजह से आपराधिक हिंसाएँ महिलाओं के साथ होती है। मैंने सन 2016 की बात बताता हूँ। मैं मेरे घर पे बैठा, सुबह मैंने अखबार पढ़ा तो सीकर में एक छोटी बच्ची के साथ, आपको भी ध्यान होगी, बहुत बड़ी दुर्दांत उसके साथ रेप हुआ और वो कचरे में डाल दी गई। वो पढ़ के मेरी आत्मा झकझोर गई। मैंने खुद ही मेरे नाम से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में दाखिल की और वो पुलिस ऑफिसर्स, वो डॉक्टर्स जिन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे। मेरी उस याचिका में फैसला हुआ, उस बच्ची की सुरक्षा का आदेश हुआ, उसके पूरे वेलफेयर का अरेंजमेंट राजस्थान हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच ने 2016 में माननीय न्यायाधिपति रफ़ीक साहब की डिवीज़न बेंच से वो फैसला हुआ था। और उसमें कई ऐसे पैरामीटर्स तय किए थे कि पुलिस अधिकारियों को अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी चाहिए। इस महिला जज के साथ जो गलत व्यवहार हुआ है वो भी पुलिस की लापरवाही की वजह से हुआ है, जबकि जजेज के बंगलों पे भी पुलिस की सुरक्षा रहती है। जजेज के कोर्ट रूम में भी उस कंसर्न थाने का एलसी मौजूद रहता है, उसके बावजूद ऐसी घटना घटी है, तो इसमें पुलिस की लापरवाही है। और रही बात कानून की, कानून तो इतने सारे बनाए हैं महिलाओं के लिए कि वर्क पैलेस एक्ट 2013 में भी नया बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। जैसे चाहे महिला जज हो, चाहे महिलाएं और भी किसी पद पे हो, 4th क्लास से लेके हाईएस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट तक हो, उन सब की सुरक्षा के लिए उसमें कानून बनाया गया है। 1997 में जी माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशाखा के मुकदमे में जो वर्किंग प्लेस पे महिलाओं के साथ जैसे अभद्रता होती है, कोई कमेंट्स होते हैं, उन सब चीज़ों के लिए गाइडलाइंस जारी करी थी 1997 में। और उन गाइडलाइंस को फॉलो करते करते 2013 में ये आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि आए दिन इसी तरह की, जैसे अभी हमारे माननीय महिला जज के साथ हुआ है, वैसे ही दुर्व्यवहार हुआ करता था। तब ये वर्किंग प्लेस एक्ट 2013 लागू हुआ, उसके तहत भी इस केस में कार्रवाई की जा सकती है। और महिलाओं के लिए इतने सारे कानून बना दिए अब तो अपने
राज्य सरकार ने भी और भारत सरकार ने भी 2005 में घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किया गया, जिसमें घरेलू हिंसाओं से संबंधित सेक्शन 12 में महिला जाकर के न्यायालय में इस्तिगासा करके अपनी समस्या का समाधान करा सकती है। अनिल सर, मैं आपकी तरफ आऊंगी एक बार फिर से कि हम देखते हैं कि पुलिस जो है वो पहले से काफ़ी अच्छा यहाँ काम कर रही है, तो क्या जेंडर संवेदनशीलता जो है पुलिस के अंदर, उसके लिए क्या कोई अभियान चलाया जाता है या पुलिस को संवेदनशीलता का पाठ किस तरह से पढ़ाया जाता है कि वो महिला से जुड़े मुद्दों को लेकर प्राथमिकता से काम करे? देखिए, जहाँ तक सवाल है कि प्राथमिकता का, तो प्राथमिक रूप में हमारी जो प्रायोरिटी हर साल की पुलिस मुख्यालय निकालता है, तो उसमें महिलाओं के संबंध में, उनको अधिकारों के प्रति सचेत करने के संबंध में बार बार हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स पे भी इसमें ट्रेनिंग की जा रही है। इवन महिलाओं से जुड़े मुद्दों के ऊपर महिला डेस्क बनाई गई है। महिलाओं के अत्याचार के संबंधित जो इन्वेस्टिगेशंस है उनको एक डीएसपी लेवल, एडिशनल एसपी लेवल के ऊपर, इवन हर जगह, हर जिलों में महिला थाने खोले गए हैं ताकि महिला आकर और महिलाओं के साथ में जो अत्याचार हो रहे हैं, जो पीड़ित है, उनकी बात सुनकर वो उसका निदान करें और अनुसंधान करके आगे उनको कैसे मदद दी जाए, उनकी कैसे कानूनी सहायता हो सके, उनकी इवन पहले मुकदमा दर्ज करने से पहले अगर परिवार के दोनों को बुला के काउंसलिंग करने की बात भी पुलिस मुख्यालय करता है कि परिवार टूटे नहीं, परिवार जुड़े। और काउंसलिंग का भी एक प्रावधान जोड़ा गया है कि आप एफआईआर दर्ज करने से पहले एक बार काउंसलिंग जरूर कराएं पति पत्नी या परिवार के अंदर। ये सारी बातें आपकी बहुत ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक कहना उचित भी है और ये कड़ी सच्चाई भी है कि हमारे यहाँ अभी आप देखिए कि कन्या भ्रूण हत्या आज भी नहीं रुक रही है। पहले तो हम देखते थे कि कन्या हत्या हुआ करती थी, मतलब भ्रूण को जो जन्म लेके और लोग बाग डाल दिया करते थे। आज भी पीसीपीएनडीटी एक्ट के अंदर हमारी कार्रवाई की है। अपराधियों में अब भी डर नहीं है, इसे लेकर एडवोकेट प्रहलाद सर आपसे मैं जानना चाहूँगी कि क्या जुडिशरी में या न्यायपालिका में क्या ढिलाई है कि अपराधी जो है वो इस तरह से अपराध करने में डर नहीं रहे हैं? देखिए, अपराधियों में डर हमेशा रहा है, रहेगा। कानून का जो सिद्धांत है, वो दंड विधान जो है आज इतना सख्त बना दिया गया है। नहीं, कितना मतलब धीमे काम जो होता है, क्या उससे धीमे न्याय? काम बिल्कुल नहीं होता है। अभी जितने भी महिलाओं या अवयस्क बच्चियों के साथ जितने भी मुकदमे हो रहे हैं, अपराध हो रहे हैं, उसके लिए स्पेशल कानून बनाया गया, पोक्सो एक्ट। उस पोक्सो एक्ट में स्पीडी ट्रायल, स्पीडी इन्वेस्टिगेशन, सारे प्रावधान उसमें अलग से किए गए हैं। बच्चियों की सुरक्षा की व्यवस्था अलग से की गई है और एक एक महीने के अंदर अपराधियों को दंड मिल रहा है, फांसी की सजाएं मिल रही है। सबसे बड़ा दृष्टांत तो अपने इंटरनेशनल जो संत कहलाते थे आसाराम जी, उनको जो दिया है दंड विधान, वो दंड दिया गया है। दंड में कोई कमी नहीं है। दंड तो आजीवन कारावास, फांसी की सजा तक के प्रावधान कर दिए गए हैं। ऐसे अपराधों के लिए, महिलाओं के प्रति अपराधों में फांसी की सजा तक के प्रावधान लागू कर दिए गए हैं। अभी पोक्सो अधिनियम के अंदर फांसी की सजा के प्रावधान है, आजीवन कारावास की सजा, 20 साल की सजा, टिल डेथ, उसमें सजाएं दे रहे हैं। कोर्टें फटाफट फास्ट अलग अलग कोर्टें बनाई है। स्पेशल कोर्ट्स का गठन किया गया है महिलाओं के अपराध के लिए, घरेलू हिंसा, महिला उत्पीड़न, सारे जितने भी अपराध हैं उनके लिए अलग न्यायालय बनाए गए, स्पेशल कोर्ट्स बनाए गए। विशेष न्यायालय द्वारा स्पीडी जस्टिस दिया जा रहा है। जुडिशल सिस्टम पे किसी तरह का कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपने खुद अखबारों में पढ़ा होगा, 20 दिन में फैसला दिया, 1 महीने में फैसला दिया, 1 महीने में सजा दी। हमारे न्यायाधीशगण और हमारे अधिवक्ताओं का जो पूरी सक्रिय भागीदारी है, पूरी निभाई जा रही है। जैसे अदालत में मुकदमा आता है, कोर्टें उस गवाह को वापस नहीं जाने देती। उस दिन उसके पूरे बयान करा के ही भेजती है कि कोई बच्ची के साथ अगर या किसी महिला के साथ अपराध हुआ है तो उसको बार बार अदालत का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसके लिए स्पेशल प्रावधान बनाए हैं। उसी दिन उस महिला के बयान दर्ज किए जाते हैं। इस मुकदमे में महिला के बयानों के लिए तारीखें नहीं दी जाती, स्पेशली इसके लिए प्रावधान बनाए गए। ऐसा नहीं है, न्यायिक सिस्टम बहुत बढ़िया है और
जो न्यायालय के द्वारा दंड दिया जा रहा है उससे अपराधियों में भय तो है, ऐसी बात नहीं है। अब कोई जघन्य अपराध जो कर रहे हैं वो या तो कोई इंटॉक्सिकेशन कंडीशन में कर रहे हैं या उनकी मानसिकता ही ऐसे वातावरण में तैयार हुई है, जो ऐसे वातावरण में रहते होंगे जहाँ पे वो इन चीज़ों से वाकिफ़ नहीं होंगे, वही अपराधी इस अपराध को कर रहे हैं। बाकी आम जन जो है, साधारण मनुष्य की तो हिम्मत भी नहीं होती आजकल किसी महिला के साथ किसी तरह का अपराध करने की। जी महेश, यहाँ एक बड़ा सवाल ये है कि मानसिकता को लेकर कि हमारी मानसिकता क्यों नहीं बदली। और दूसरी मैं आपसे बड़ी बात सवाल करना चाहूँगी, जैसे कि अनिल सर ने भ्रूण हत्या पर बात कही है कि क्या माँ जिम्मेदार होती है? ये पूरा सोसाइटी एक बड़ी मशीन की तरह है और इस मशीन को चलाने में माँ, बाप, कानून, स्कूल, आम आदमी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग एक पुर्जों की तरह। अगर एक भी पुर्जा अगर कहीं कोई कमजोरी आ रही है, उसमें कोई खराबी आ रही है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, बजाय उसकी शिकायत नहीं की जा सकती है कि हम ना कानून को ना महिला को। ये देखना होगा कि ऐसे अगर हो रहा है, जब हम महिला मुद्दों पर अगर बात कर रहे हैं या उनकी समता के लिए बात कर रहे हैं, और उसी को अगर हम एक कभी कभी कटघरे में डालते हैं कि महिलाएं ऐसा कर रही हैं या माँ की जिम्मेदारी है, इसको देखना पड़ेगा कि अगर ऐसा हो भी रहा है तो वो ट्रेंड किस तरह हुई है, कितने एफर्ट लगे कि जब एक महिला खुद ही अपने लिए बंदिशें लगाने की बात कर रही है, जब वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए बात कर रही हैं, या वो ही जब कहती हैं भ्रूण हत्या की जहाँ तक बात है, ख़ास तौर पे उस केस में जब उन्हें पता लगता है कि ये भ्रूण एक लड़की का है, शायद उस स्थिति में, तो इसके पीछे भी एक पूरी ट्रेनिंग है जिसमें शायद सदियां लगी हैं। हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस और एजुकेशनल, तमाम ने महिला को ऐसे तैयार कर दिया है। और इसलिए आप एक छोटे उदाहरण से देखिए, जब भी पहले बहुत शादियों के जो ऐड होते थे, आज भी शायद होते होंगे, जिसमें लिखा है महिला गृह कार्य में अध्यक्ष और बहुत सुंदर सुशील निपुण। अभी एक बीबीसी की रिपोर्ट है, अगर उसने लिखा है कि जिन भी महिलाओं को निपुण स्त्री कहा गया है, गृह कार्य में निपुण, उनकी सोशल मोबिलिटी और प्रोफेशनल मोबिलिटीज एंड उनकी और क्वालिटीज हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुई हैं बुरी तरह से। ऐसा क्यों हुआ है? मसला ये है कि ये इंस्टीट्यूशन अगर देखा जाए तो इस पूरी सोसाइटी में फैमिली हमारा एक फोकल पॉइंट हो सकता है, एक सेंट्रल पार्ट है। वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ कौन सी चीज़ों को, और इस पर काम करने की जब हम बात करते हैं तो मैं यहाँ दोष नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण कड़ी है समाज में और परिवार में पुरुष को सब समझ है कि अगर महिला उसके कहने से कितना क्या बंदिशें कर रही हैं, किस तरह के बिहेवियर उनके, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरुष अपनी चीज़ों को समझते तो हैं लेकिन उन्होंने अभी अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़े। जब तक वो प्रिविलेजेस नहीं छोड़ेंगे वो बराबरी की बात थोड़ी करेंगे, लेकिन समता तक आने की बात नहीं करेंगे। और इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। आपको मैं थोड़ा सा इस पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, घरों में जिस तरह का बिहेवियर होता है, जो वोकेबलरी इस्तेमाल की जाती है, अगर हम उसकी तरफ भी देखें तो हमें समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ हमारा कहीं कुछ मसला है जो बिगड़ रहा है। लाइक जब हम कहते हैं, अब एक लड़की को हम बहुत आसानी से कहते हैं जाओ माँ के काम में हाथ बटाओ। दुनिया में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो माँ का काम है। हमें एक शब्द भी चेंज करेंगे तो बहुत चेंज हो जाएगा। जब हम अगर ये भी कहना शुरू करें जाओ घर के काम में हाथ बटाओ, बिल्कुल, तो जब हमारी वोकेबलरी इस तरह की बनी हुई है, और ये और हजार जगह, तो इसलिए हम ऐसा कर देते हैं कि जिम्मेदारी जब देने की बात आती है तो हम अलग अलग पक्षों की तरफ चले जाते हैं। तो ये बात को थोड़ा वापस से देखने की है कि किस लेवल पर बदलाव लाने की शुरुआत हम व्यक्तिगत तौर पे कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल महेश, व्यक्तिगत तौर पर यहाँ पर काम करने की बेहद ज़रूरत है। जेंडर सेंसिटिविटी अगर हम चाहते हैं, महिलाओं की सुरक्षा हम चाहते हैं, या भ्रूण हत्या को हम रोकना चाहते हैं, तो भ्रूण हत्या पर विशेष मैं कहना चाहूँगी कि यहाँ सामाजिक दबाव जो है वो महिला पर काम करते हैं, ना कि कोई महिला ये चाहती है कि उसके पेट में जो पल रहा है बच्चा वो किसी तरह से वो
उसको ख़त्म कर दे। तो एक बहुत सारे हमारा जो पूरा एक ढांचा है समाज का, वो महिला के ऊपर एक काम करता है, वो पूरी तरह से एक सुरक्षा का घेरा है। तो उस घेरे को हम कैसे तोड़ सकते हैं? तो इसके लिए हमें इंडिविजुअल सोचना पड़ेगा, व्यक्तिगत तौर पर सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर बहुत हो चुके, अब हम व्यक्तिगत तौर पर अपने घरों में से बदलाव लाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा जो है उसको खत्म तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम संवेदनशील समाज तैयार नहीं कर पाए। तो इस पूरे पैनल डिस्कशन में आप लोग हमारे साथ रहे, आप तीनों को बेहद शुक्रिया। यहाँ पर एडवोकेट प्रहलाद शर्मा जी, महेश जी और अनिल गोठवार सर, आप तीनों का बेहद शुक्रिया इस पूरे डिस्कशन में। तो हम जेंडर सेंसिटिविटी में कितने पास और कितने फेल होंगे ये देखने वाली बात होगी। और इसी संदेश के साथ, संवेदनशीलता के संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।